Namaste. Do you know how endocrine gland disorders can silently impact various body functions? I believe understanding these conditions can help early diagnosis and better health management. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हम एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक को कर रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। और आज हम क्या कर रहे हैं, अपने पार्ट 11 में इसका लास्ट ही डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखने वाले हैं। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि एक बड़ा यूनिट कहा जाता है एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 11 का, सक्सेसफुली कवर किया है आपकी हेल्प से। क्योंकि हमने सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा, हमने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, और आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये सारे एक एक करके हमने बहुत ही बेटर तरीके में डिस्क्राइब किए और सभी पोलाइटली चलता रहा। और आज हम डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरह हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स देखी, कुछ एक्सोक्राइन थी, कुछ एंडोक्राइन थी और कुछ मिक्स ग्लैंड थी, उन सभी के हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके फंक्शन पर, उनके हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं, एंजाइम से सीक्रेट हो रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है कि तो वो आज हम स्टडी करेंगे कि अगर सीक्रेशन हाई लेवल पे होने लगता है तो हमें क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, और अगर लो लेवल पर है, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स क्वांटिटी में होगा। अभी फॉर एग्जांपल हम अपना डाइट से ही लेते हैं। अगर हमारी डाइट है, हम नॉर्मल डाइट खाते हैं, तो जैसे कि हमने जो एक चपाती और ये अपना दाल भाजी जो भी अपना फिक्स है, तो उससे ज्यादा अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वही है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे एंजाइम हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं डिफरेंट ग्लैंड की हेल्प से, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में क्या है, डक्ट फुल होते हैं और वो एक टारगेट ऑर्गन को ही क्या करते, टारगेटेड करते। तो अगर वो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो इफेक्ट तो हमारी ह्यूमन बॉडी पे पड़ने ही वाला है। तो वही हम देखने वाले हैं। तो हम सिस्टमैटिक, जिस तरह हमने सारी ग्लैंड्स को सिस्टमैटिक किया था और जिस ग्लैंड से आपके हार्मोन्स रिलीज होते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, उसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम क्या करने वाले, डिसऑर्डर भी स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन्स को, जिसको हम जीएचवी बोलते हैं। अब इसकी देखो दो कंडीशन होती है, एक तो हाइपर सीक्रेशन होता है, एक हाइपर सीक्रेशन होता है। हाइपर सीक्रेशन यानी कि कम होने लगता है, तो ये देखो चाइल्डहुड में कम होता है और एल्डरहुड में कम होता है, दोनों ही के कंडीशन में होता है। अगर चाइल्डहुड में ये कम हो रहा है तो पिट्यूटरी ड्रॉफनेस आ जाए, क्या आती है, पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म आती है, या फिर इसे मिगेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइट जो होती है वो 4 फीट की रह जाती है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट तो बॉडी का अच्छे से हुआ है, बस केवल हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि देखा होगा आपने सर्कस में जो सर्कस ड्राफ्ट होते हैं ना, वो इसी का एग्जांपल होते हैं कि मतलब उनकी बॉडी का फंक्शन, सारा ओवरऑल फंक्शन तो राइट होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, बट क्या होता है कि आपका हाइपर सीक्रेशन किसके, ग्रोथ हार्मोन की वजह से, तो उनको क्या हो जाती है, डॉर्फनेस आ जाती है, यानी कि वो हाइट में 4 फीट की रहते हैं। अगर एडल्टहुड में, ये तो चाइल्डहुड में सिक्रेशन हुआ कम, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर यही चीज अगर एडल्टहुड में हुआ तो क्या हो जाए, सिमोइड डिसीज होती है। सिमोइड डिसीज यानी कि जो बॉडी होती है वो थिन रह जाती है, यानी कि पतली दुबली काया रह जाती है। तो ये क्या हो गया, आपके ग्रोथ हार्मोन्स के कम सीक्रेशन हो रहा है। अगर चाइल्डहुड में हो रहा है तो ड्रॉफिज्म या फिर हम ये कहेंगे मिगेट डिसीज हो जाती है, जबकि एडल्टहुड में सिमोइड डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, हाइट 4 फीट की रह जाती है, जबकि सिमोइड डिसीज में क्या होता है, शरीर पतला रह जाता है, बाकी और फंक्शन ओवरऑल अच्छा होता है। वही हम देखते हैं हाइपर सीक्रेशन ज्यादा जब हो रहा है, तो चाइल्ड में ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर गिनोटिज्म हो जाता है। गिनोटिज्म यानी कि टॉलर देन नॉर्मल जो 5 फीट या 6 फीट की हाइट को नॉर्मल बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा, जैसे कि 8 फीट हो जाए तो ये क्या हो गया, डेगोनिज्म होता है। यानी कि कम हो रहा है तो डॉफनेस आ जाएगी, और अगर ज्यादा हो रहा है तो नॉर्मल हाइट से टॉलेस्ट हो जाएगा बच्चा। तो ये 8 फीट तक नॉर्मली। और एडल्ट में अगर होता है तो यहाँ एक्रोमेगैली मतलब
गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस यानी कि आंखें बाहर निकली हुई दिखने लगती है, गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर आपके फीचर्स अपैरेटस है वो दिखने लगते हैं फेस के, आंखें निकली हुई हो जाती है और थोड़ा हमारा जो बोन ये आपका टीथ की जो बोन है वो भी थोड़ी निकली हुई, यानी कि गोरिल्ला लाइक फेस दिखने लगता है। तो ये क्या हुआ है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स का डिसऑर्डर कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन जब कैसे अपनी कम एक्सेस पे निकल रहा है, ज्यादा एक्सेस से निकल रहा है, कम पे निकल रहा है, तो हमें दो डिसीज होती है, एक तो आपका मिगेट या फिर आपका पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म बोलते हैं जिसमें कि हाइट जो होती है 4 फीट तक की रह जाती है, और एडल्टहुड में होता है तो सिमोइड डिसीज, इसमें क्या होता है शरीर पतला रह जाता है, बाकी फंक्शन ओवरऑल फंक्शन सब बेटर होते हैं। वहीं आपका हाइपर सिक्रेशन चाइल्ड में क्या होता है जिंगोगिनम को शो करता है, यानी कि जो उसकी हाइट होती है वो क्या होती है नॉर्मल नॉर्मल से कितनी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है 8 फीट। और एडल्टहुड में क्या होता है एक्रोमेगेली यानी कि गोरिल्ला लाइक फेस अपैरेटस दिखने लगते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा हार्मोन्स आपका एडीएच हार्मोन्स, क्या देखेंगे एडीएच हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन्स क्या है आपका, एडीएस हार्मोन्स क्या बोलते हैं इसे, एडिडाइनियन हार्मोन्स भी बोलते हैं या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की डिफेंसी देखो क्या करती है, डायबिटिक इंसिपिडस यानी कि ड्रिंकर डिसीज, इसे क्या बोलते हैं ड्रिंकर्स डिसीज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है इस डिसीज में, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, मतलब किडनी से बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाने लगता है, वो किससे नेफ्रिन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, डिक्रीज इन द डायलेशन यूरिनेशन, इसका क्या रिजल्ट आता है डायल्यूट यूरिनेशन। आज ये जो रिजल्ट है 3P डिसीज बोलते हैं, यानी कि पॉलीयूरिया हो जाता है या पॉलीफेजिया या पॉलीडिप्सिया। अब पॉलीयूरिया यानी कि बहुत ज्यादा यूरिन बनने लगता है, एक्सेस यूरिनेशन, और पॉलीफेजिया यानी कि एक्सेस हंग्री, बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। पॉलीडिस्पिया यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस थर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा, ये 3P डिसीज यानी कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन होने लगता है, बहुत पानी पीने लगता है पेशेंट, और बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है, किसकी डिफेंसी से एडीएच की डिसीज, या इसे क्या होते हैं वैसोडेस्प्रिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की जो डिफेंसी होती है बॉडी में, तो क्या होता है 3P डिसीज, जो क्या होता है कि आपका क्या पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड आपके पॉलीडिस्पिया, या फिर इसे बोल सकते हैं सीधा डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि ड्रिंकर डिसीज, बहुत ज्यादा पानी पीने लगते हैं, यूरिनेशन बहुत होता है और भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। अब देखेंगे हम थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें आपकी 4 मेजर डिसीज होती है। पहला है क्रिटिनिज्म या थायराइड ड्रॉप भी बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन्स में क्या था पिट्यूटरी ड्रॉप, वहां क्या था कि बॉडी का ओवरऑल फंक्शन तो सब सही होता है, सारी एक्टिविटी सही होता है, केवल हाइट पे इफेक्ट पड़ता है, जो पर्सन होता है चाइल्डहुड में अगर होता है तो क्या हो जाता है उसमें 4 फीट की हाइट रह जाती है, बट जब आपके थायराइड ग्लैंड में ऐसा होता है, थायराइड ड्रॉपनेस में क्या होती है कि क्रिटिनिज्म पहला डिसीज, इसमें क्या होता है ड्यू टू लेस सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 आपके चाइल्ड में क्या होता है T3 और T4 का सीक्रेशन बहुत ही कम होता है, और दूसरी इसका रिजल्ट क्या हो जाता है मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली रिटार्डेड बच्चा हो जाता है। बच्चे में अगर कम होता है तो क्रेटिनिज्म होता है, अगर हमारे थायराइड, क्योंकि हमने ग्लैंड पढ़ाते समय बताया भी है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे सभी फंक्शन, हमारे सारी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल भी करती है, या फिर सबके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये क्या होता है अगर इसमें इफेक्ट होता है तो बच्चा मेंटली, फिजिकली क्या हो जाता है आपका सेक्सुअली रिटार्डेड हो जाता है। जबकि आपका ग्रोथ हार्मोन्स में अगर कमी है तो वहां पर क्या हो रहा है केवल फीट पर यानी कि हाइट पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी हाइट ही 4 फीट रह जाती है, बट और कुछ नहीं। मगर थायराइड ग्लैंड में अगर कम होता है सीक्रेशन तो बच्चा कैसा होता है, एक तो बच्चे में क्या सीक्रेट कम होता है T3 एंड T4 का सीक्रेशन बहुत कम होता है, लेस होता है, और दूसरा मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली रिटार्डेड हो जाता है। वही आपका मिक्सोडर्म गर्ल डिसीज कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे
थायराइड फॉलिकल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो एरिया को इंक्रीज कर लेती है। ड्यू टू द लेस सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, ये एडेड में होता है, एडेड में T3 एंड T4 का कम सीक्रेशन होता है। फिर आता है सिंपल ग्लॉटिस, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू लेस आयोडीन इन ब्लड, यानी कि ये देखो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही होती है, जैसे कि वहां पर जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें आयोडीन की कमी है, या फिर जो पानी वानी है तो वहाँ इन्वायरमेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर एक किसी के जनरेशन में एक बच्चों को, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे पूरा इफेक्ट करता है। तो क्या है कि यहाँ पर इस तरह की पॉपुलेशन होगी जो क्या होगी, उनके पूरी पॉपुलेशन को आप चेक करोगे तो उनके ब्लड में ही आयोडीन कमी होगी। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर ये काफी कुछ डिपेंड करता है। फिर है आपका हाशिमोटो डिसीज, ये क्या है, सुसाइडल ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। इसमें क्या होती है, थायरिकल फॉलिकल्स क्या होती है, डेड होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो ये आपका ये अब देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में आपका क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज होती है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सोपोथैलेमिक गोइटर। ये क्या, एक्सोपोलिथेमिक, यानी कि मोर सीक्रेशन। अब इसमें क्या होता है, T3 एंड T4 का बहुत ज्यादा सीक्रेशन होने लगता है, तो क्या हो जाता है, प्रोट्यूडिंग आइस बॉल, यानी कि आंखें जो है ना बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। क्या होती है कि बहुत आगे निकल आती है, तो क्या होती है, प्रोल्यूटिंग आइस बॉल, ये इसका फीचर्स होता है, प्रोल्यूटिंग आइस बॉल, ये फीचर्स है। समझ लगा यहाँ पर थायराइड का, कि थायराइड कम होगा तो क्या होगा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम है तो आपका क्रिटिनिज्म और आपका मिक्सोडर्म और सिंपल ग्लैटिस अराउंस। इसमें क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली। देखेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, किसका डिसऑर्डर देखेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड। तो हार्मोन्स का PTH या फिर कॉलिप्स हार्मोन्स का हाइपो एंड क्या करेंगे, हाइपो एंड हाइपर सीक्रेशन देखेंगे। हाइपर सीक्रेशन होता है तो ऑस्टोपोरोसिस से हो जाती है। ऑस्टोपोरोसिस यानी कि बोन्स बिकम पोरस, यानी कि बोन्स से जो कैल्शियम है वो किसमें आने लगता है, ब्लड में आने लगता है, और बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, पोरस हो जाती है। तो इन्हें बोन डिमिनरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमिनराइजेशन ये बोलते हैं। और आपका क्या हाइपर हो जाता है तो हाइपर सीक्रेशन होता है तो टेन टानी ये हो जाती है डिसीज, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और जब आपका क्या ऑस्टोपोरोसिस होती है, ये क्या है, ओपी यानी कि ऑस्टोपोरोसिस, ये ऑस्टोपोरोसिस है। जब ऑस्टोपोरोसिस होता है तो क्या होता है कि आपका पीटीएच क्या लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और कैल्सिटोनिन जो होता है वो लो हो जाता है, और आपका बोन का जो कैल्शियम है वो ब्लड में आने चालू हो जाता है। और एस्ट्रोजन की हार्मोन्स जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ था, आपका ओवरीज में था। वहां क्या कर रहा था, वो फॉलिकल, आपका फॉलिकल सेल से रिलीज हो रहा था, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो समझ में आया, ऑस्टियोपोरोसिस और आपका डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड क्या होता है आपका, कि हाइपर सिक्रेशन में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, यानी कि बोन्स आपकी बिकम्स पोरस। और दूसरा होता है हाइपर सिक्रेशन, इसमें क्या होती है, टेनिनी यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसका आपका वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मसल्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपने एड्रीनल ग्लैंड्स। डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड का देखो हाइपोसिक्रेशन होता है और हाइपर सिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में आपका एडिसन डिसीज, इसे सबसे पहले एडिसन साइंटिस्ट ने देखा था, इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, एडिशन डिसीज बोलते हैं। और ये से एडिशन साइंटिस्ट एडिशन को क्या बोलते हैं, एंड्रोक्राइन, फादर ऑफ एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स को देखा। एडिशन डिसीज, अब एडिशन डिसीज में होता क्या है देखो, ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकाइड। मिनरल कॉर्टिकाइड ये हमने कहा देखा था, एड्रीनल में देखा था। एड्रीनल की कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला ये दो पार्ट में होता है। और कॉर्टेक्स में आपके क्या थे, 3 टाइप ऑफ जोन थे, जो ग्लोमेरुलोसा और जो ना आपका रेटिकुलेसा, ये इस तरह के आपके 3 थे। तो आपका क्या, मिनरल कॉर्टिकाइड, एल्डोसेरेन एंड आपका ग्लूको
कॉर्टिकॉइड, ये इसका सीक्रेशन क्या होता है, ज्यादा होने लगता है। अब इसके बाद हम देखेंगे हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन में क्या होता है, हाइपर सीक्रेशन में 3 तरह की डिसीज होती है। हाइपो में तो क्या हुआ, एडिशन डिसीज हुआ, जिसमें क्या हुआ, मिनरलाइजेशन जो होता है आपका कॉर्टिकॉइड्स होता है, जो हमने अभी जो ना ग्लूसोमोरा और आपका रेटिकुलेशा और आपका क्या जीएफआर से बताया था, फेसिकुलर, ये सारे से आपका क्या मिनरल कॉर्टिकॉइड का क्या होता है, सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है। और आपका हाइपर में क्या होता है कि 3 तरह की, एक कैनन सिंड्रोम। कैनन सिंड्रोम में क्या होता है, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ किसका, एड्रिनल ग्लैंड, तो मिनरलो कॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन होने लगता है। और कशिंग कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम में आपका ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें क्या है, डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैट इन फेशियल एरिया। फेशियल एरिया में क्या होता है, ग्लूकोज और फैट के मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे कि आपका फेस जो है वो मून लाइक लगने लगता है। कैसे लगने लगता है, मून लाइक, समझ गए, गोल मटोल, मून लाइक हो जाता है। फिर होता है विरिलिज्म। विरिलिज्म में क्या होता है, ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ डीटीएच। ये क्या था आपका, ये था आपका सेक्स हार्मोन्स। अब इसका सीक्रेशन ज्यादा होता है तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है, कॉर्टिकॉइड ये था ना आपका, अभी हमने पढ़ा था जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाया था, वहां पे हमने बताया था। तो आपका 4S ग्लैंड बोलते हैं एड्रिनल को, इसलिए बोलते हैं ना, सॉल्ट रिटेशन होता है, शुगर मेटाबॉलिज्म होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है, और क्या होता है तीसरा से स्ट्रेस हार्मोन्स, जो कि आपका कॉर्टेक्स आपका एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है। तो इसीलिए आपको एड्रिनल ग्लैंड को 4S भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ डीटीएस यानी कि सेक्स कॉर्टिकॉइड का, तो फीमेल जो होती है स्टार्ट शो कैरेक्टर ऑफ मेल, यानी कि फीमेल में मेल के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, यानी कि जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, हाई पिच हो जाती है, और जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं, मतलब फीमेल में मेल के कुछ कैरेक्टर शो होने लगते हैं। तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड के सिक्रेशन की वजह से होता है। समझ आया, क्योंकि ये सारा के ये कितने किसका, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में हमें पता है कि 4 तरीके की आपकी मेटाबॉलिज्म थी। हमने देखा था कि एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसमें 3 जोन थे और उसमें आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड था। समझ आया। अब देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का डिसऑर्डर क्या है, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। ड्यू टू लेस सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का सीक्रेशन कम होने लगता है। इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट थे, इंसुलिन आपकी बीटा सेल्स में थी। पेनक्रियास का बताया था, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल जो होती है ग्लूटाजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बीटा सेल इंसुलिन के लिए होती है, और सिग्मा सेल जो होती है वो अल्फा और बीटा सेल्स को जनरेट करती है या फिर इनको कंट्रोल करती है। समझ आया। तो रिजल्ट इन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो रिजल्ट क्या है, ग्लूसोरिया। ग्लूसोरिया में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, और आपका कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया यानी कि प्रेजेंस ऑफ कीटो बॉडीज इन ब्लड। अब कीटो बॉडी में क्या आते हैं आपकी कीटो बॉडी में आते हैं एसीटोन आता है, एसिटिक एसिड आता है, ब्यूटारिक एसिड आता है। तो ये क्या है, पेनक्रियास के डिसऑर्डर क्या है कि हमें डायबिटीज मेंसिलस हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि हमारी बीटा सेल से इंसुलिन की क्वांटिटी कम होने लगती है। अब वहां पर हमने बीटा सेल पेनक्रियास में पढ़ा था, बीटा सेल, अल्फा सेल एंड गामा सेल्स। तो अच्छे से पता है, अल्फा सेल जो ग्लूकाजोन को ये रिस्पॉन्सिबल होती है, सीक्रेशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन के लिए, और आपका गामा सेल जो होती है या सिग्मा सेल्स होती है वो क्या करती है, अल्फा और बीटा सेल के रेगुलेट करने का काम करती है। तो अब ये रिजल्ट इन हाई ब्लड ग्लूकोज इन लेवल, तो क्या हो जाएगा, ग्लूसोरिया। ग्लूसोरिया में क्या होगा, आपका प्रेजेंस इज ग्लूकोज इन यूरिन, और होगा कीटोनूरिया। कीटोनूरिया यानी कि प्रेजेंस इन कीटो बॉडीज इन आपका क्या, ब्लड। अब कीटो बॉडीज क्या होती है आपकी, एसीटोन होता है, एसिटिक एसिड होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है। ये हमारा क्या होता है, कीटो फैमिली होती है, जो हमारे ब्लड में इनकी क्वांटिटी देखने को मिलती है। अब देखेंगे हम क्या, ट्रॉपिक हार्मोन्स। ये क्या हार्मोन्स होते हैं, ये मतलब किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं होते, बट ये सीक्रेट होते हैं और एक टारगेट ऑर्गन को सीक्रेट करते हैं, टारगेट ऑर्गन को ही हिट करते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक हार्मोन्स यानी कि हार्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सीक्रेट हो रहे हैं, एंड हुज टारगेट एरिया आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अदर्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको टारगेट कर रहे हैं। ये अभी क्या था, डक्ट फिल क्या थी, वो टारगेट ऑर्गन को सप्लाई करती थी अपना हार्मोन्स,
या अपना एंजाइम्स, या ये क्या होते हैं आपके ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है, ऐसे हार्मोन्स जो कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, बट टारगेट किसको बना रहे हैं, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को बना रहे हैं। इस तरह के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका 9 हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको पता है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है उसको कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ओवरऑल फंक्शन को कंट्रोल करती है, हार्मोनल एंड आपका एंजाइमेटिक, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में 9 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें कि आपके 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, और जो 3 होते हैं वो इनहिबिटर फैक्टर होते हैं। तो इन्हीं 6 और 3 इनहिबिटर और आपके रिलीजिंग फैक्टर की हेल्प से क्या करती है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स को क्या करती है, टारगेट करती है। जैसे कि आपका 9 हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस, जिसमें कि आपके रिलीजिंग फैक्टर 6 होते हैं और आपके इनहिबिटर फैक्टर कितने होते हैं, 3। ये 6 होते हैं और ये क्या होते हैं, 3 होते हैं। टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपका हाइपोथैलेमस भी है और आपका पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को टारगेट कर रही है। जैसे सम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जैसे कि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन्स टारगेट क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को करेगा जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह आपका ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, ये किसे टारगेट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को करेगा, और ये भी आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसी तरह आपका नेक्स्ट FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये टारगेट करेगा गोनेड्स को। अभी हमने पढ़ा है तो आपको गोनेड्स में 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, गोनेड्स को करेगा, और ये क्या है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है। ऐसे ही आपका LH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, ये किसको टारगेट करेगा, ये भी गोनेड्स को करेगा, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ लगा कि किस तरह ट्रॉफिक हार्मोन्स जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को टारगेट करती है। तो वहां पर ये हार्मोन जैसे आपका TSH ये किसको टारगेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को। ICTH ये किसको कर रहा है आपका, ये कर रहा है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स को। FSH ये कैसे करेगा, गोनेड्स को करेगा, और LH भी क्या करेगा, गोनेड्स को टारगेट करेगा। समझ लगा आपको। अब आगे देखेंगे हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स वाया आपका सिनर्जिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स यानी कि एक हार्मोन जो है दूसरे हार्मोन्स के अपोजिट फंक्शन करता है, जैसे कि आपका फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल PTH है कैल्सिटोनिन, इसके अपोजिट करता है। PTH का फंक्शन क्या है, कैल्सिटोनिन का जस्ट अपोजिट है। ग्लूकाजन एंड इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकाजोन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को हाई करता है ब्लड में। मेलाटोनिन एंड MSH, ये भी जस्ट अपोजिट है। एल्डोस्टेरोन एंड ANF, ANF हार्ट में क्या करता है, BP को डिक्रीज करता है, जबकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, BP को हाई लेवल पे करता है। तो ये हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, यानी कि फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। वहीं आपके दूसरे होते हैं सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक जैसे कि नाम से ही ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, यानी कि फंक्शन आर द कोऑर्डिनेशन। आपका जैसे कि कॉर्टिसोल है एंड ग्लूकाजोन दोनों का सेम ही होता है। FSH एंड LH ये क्या ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह FSH और LH मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है। और आपका प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन और एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजोन ये क्या करते हैं, टारगेट मेमोरी ग्लैंड। अब ये मेमोरी ग्लैंड है, अब इसमें देखो क्या है, मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन होता है, मिल्क सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किसके लिए, मिल्क सिक्रेशन एंड मिल्क फॉर्मेशन के लिए। वही एविलाई फॉर्मेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और गैंडुलर डेवलपमेंट के लिए स्टेरॉन होता है। गैंडुलर डेवलपमेंट क्या, एक तरह से टिश्यू डिपॉजिट होती है, यहाँ पर टिश्यू से बने हुए क्या ये मतलब आपके बेस के साइज पे, साइज इसी पे डिपेंड करता है, लार्ज है कि स्मॉल है, किस पे आपका गैंडुलर डेवलपमेंट पे। ये किसके लिए, यहाँ पर आपके टिश्यू डेवलप करते हैं, तो ये एस्ट्रोजन इसका काम करता है। फिर आपका एरियोला, ये एरियोला जो होता है डार्क सरफेस जो निप्पल के आसपास होता है, ये सेंसिटिव टू टच। जब सेंसिटिविटी होती है, जो इन्फेंट बेबी होता है टच करता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस में सेंसिटिव जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन के लिए क्या करता है,
काम चालू करता है। तो मिल्क इंजेक्शन या मिल्क लेट डाउन कौन हेल्प कर रहा है? ऑक्सीटॉसिन। तो सब क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। मिल्क सीक्रेशन किसने किया? प्रोलैक्टिन ने किया। एविलियर फॉर्मेशन किसने किया? प्रोस्टेजोन ने किया। और आपका ग्लैंडुलर डेवलपमेंट एस्ट्रोजन कर रहा है। और आपका जो मिल्क इंजेक्शन ये कौन कर रहा है? ऑक्सीटॉसिन। तो सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं। तो समझ में आया यहाँ पर एंटागोनिस्टिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटागोनिस्ट यानी कि एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। सिनर्जेटिक यानी कि एक दूसरे के सिमिलर काम करेंगे। समझ रहे हो? आप देखेंगे हम कि हार्मोन्स की जो है मैकेनिज्म कैसी होती है, मैकेनिज्म वो हार्मोन्स एक्शन, कि हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्टेरॉइडल हार्मोन्स और प्रोटीनियस हार्मोन्स। स्टेरॉइडल या स्टेरॉइडल हार्मोन्स T3 एंड T4 ये कैसे होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर बोले तो क्या? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी कि ये जो होते हैं स्टेरॉइड यानी लिपिड के बने हुए होते हैं। तो लिपिड के बने हुए होते हैं, तो ये आपका ये मॉलिक्यूल हुआ ये लिपिड का फॉर्म। अब क्या है, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी ऑर्गन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी आपकी किसकी बनी हुई होती है? वो भी आपके लिपिड के मॉलिक्यूल की बनना पड़ी, बताया ना मैंने। तो लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होता है, इसी से जाके क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे और अंदर जाके फंक्शन करने लगेंगे। यानी कि इनको क्या होता है, ये इजिली रिसेप्टर होते हैं। क्यों रिसेप्टर होते हैं? क्योंकि ये स्टेरॉइड लिपिड्स के बने हुए होते हैं और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बने हुए, तो इनको कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है सेल के अंदर, क्योंकि इनका टारगेट क्या होता है? अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वही इनका टारगेट होता है ना। तो ये इजिली वे में क्या होते हैं? अंदर क्या हो जाते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि ये लिपिड के बने हुए होते हैं। समझ आया? फिर देखिए आपका ये स्टेरॉइड हार्मोन्स T3 एंड T4 रिसेप्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिपिड्स के बने हुए होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ग्लाइकोसोलिक और आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। ग्लाइकोसोलिक यानी कि सेल में क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन से नो नीड टू सेकंड मैसेंजर, यानी कि ये वहां पहुंचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है और इजिली वे में ये क्या हो जाते हैं? उससे रिसीव कर लिए जाते हैं। और न्यूक्लियर रिसेप्टर या इसमें आपके T3 एंड T4 आता है। वही हम दूसरे तरीका का देखेंगे, प्रोटीनस हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें क्या होता है? प्रोटीन की लेयर होती है और हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या लिपिड की होती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये प्रोटीनियस है, ये प्रोटीन का बना हुआ है और ये जो हमारा ये तो हमारा लिपिड का बना है। तो अब जिसमें क्या होगा, ये लिपिड का बना है, अब ये प्रोटीन का है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर रिसेप्टर अंदर ले जाए, क्योंकि इनका काम तो अंदर ही होता है। तो अब अंदर जाने के लिए इन्हें एक मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करेगा? इन्हें अंदर ले जाएगा। तो सेकेंडरी मैसेंजर की किसको जरूरत पड़ती है? प्रोटीनियस हार्मोन्स को पड़ती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी लिपिड मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपकी सेकेंडरी किसकी पड़ेगी? मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर या सरफेस रिसेप्टर। ये देखो सरफेस रिसेप्टर हुए। अब यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ी, सरफेस रिसेप्टर नीड सम सेकेंडरी मैसेंजर। एग्जांपल सेकेंडरी मैसेंजर की क्या है? देखो कैम यानी कि साइक्लिक एएमपी इसकी जरूरत पड़ती है, या साइक्लिक जीएमपी जीसीएम साइक्लिक जीएमपी, या कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, या आपका एनो यानी कि नाइट्रिक और डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, IP3 यानी कि आइसो सिटोट्राइफॉस्फेट, और आपका DAG यानी कि डाई एक्रिल ग्लिसरॉल इनकी जरूरत पड़ती है। ये आपकी क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जो कि प्रोटीन हार्मोन्स को इजिली सेलुलर में डिजोल्व करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या क्या है आपका? कैम है, CGMB है, कैल्शियम आयन है, और आपका क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, और आपका IP3 यानी कि आइनो सिस्टो ट्राइफॉस्फेट, और DAG यानी कि डाई एक्रिल ग्लिसरॉल। तो ये यहाँ पर क्या होता है? आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इम्यूनोलॉजी हमारा बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक था, जो कि सक्सेसफुली क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? पूरे 11 पार्ट में हुआ है, तो आपको बैठ के सिस्टमेटिक पार्ट 1 से 2, 3, 4 ऐसे सिस्टमेटिक आप क्या करोगे? वीडियोस देखोगे और अपने नोट्स स्टडी करोगे और NCERT को रीड करोगे, क्योंकि NCERT रीड करेंगे उसका
से आपका कीवर्ड्स बनाओगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जो रिवीजन करेंगे या फिर आप जो नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स ज़्यादा लेंथी वे में मत बनाइए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होता है तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है कि भाई इतने सारे नोट्स है, कैसे रिवाइज करें, कैसे करें। तो कोशिश करिए कि अपने कीवर्ड्स शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका एक वर्ड याद आए तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाए, कि मतलब कि किस तरह आपका, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड का आपका पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ये 2 पार्ट में एड्रिनल कॉर्टेक्स है, मेडुला है, कॉर्टेक्स में 3 जोन है, जोनल रेटिकुलेसा, ऐसे-ऐसे करके सब जीएफआर से टेक्निक बताई है ट्रिक, वो याद करना है। और वहाँ पर क्या था आपका स्ट्रेस हार्मोन, तो ऐसे आपको सारे हार्मोन्स अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी तरह आप अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी को बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।